लास्ट टॉपिक कल क्या किए थे भैया, रखो लोग बैठो। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, डी एंड एफ। और क्या लिखे, एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय, एलॉय क्या होते हैं बताओ, एलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्सचर होता है, किसका होता है? मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। मेटल मेटल का मिक्सचर नहीं होता, नॉन मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर नहीं हो सकता एलॉय। चलिए ठीक है, रास्ता निकाल रहे हो कि जो बोल रहे हैं वो लिखो। लिखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड इन एलॉय फॉर्मेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड इन एलॉय फॉर्मेशन। लिखिए लिखिए लिखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैम आज है भी नहीं, मैम आज है भी नहीं, मैम उस ग्रुप में नहीं है। अब टीचर्स ग्रुप में नहीं रहते, अब मैसेज किया जाएगा बस अलग से सबको, ठीक है? नहीं तो फिर चीज़ें उसमें डिस्टर्ब हो जाती है ना, हम कुछ मैसेज कर देंगे सब लोग रिजल्ट अपना अपना निकाल लेते हैं, वो नहीं होता इस तरह से। और बहुत रीजन है, सब कुछ नहीं बता सकते कैमरे पे। हाँ हाँ, अभी तो बता देंगे बाद में, ठीक। क्या जानना है आपको, डायरेक्ट पूछो तो मैं बताऊं। हाँ नहीं, उसका नाम चेंज कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? अभी तो सबके प्री बोर्ड चल रहे हैं ना, ज़्यादातर लोगों के, कुछ लोगों के चल रहे हैं ना, किसके किसके चल रहे हैं इस समय? हाँ ये केवी वालों का हो गया ना, किसका स्टार्ट होने वाला है? तुम लोगों का, तुम्हारा भी है? तुम्हारे प्रीबोर्ड पे प्रीबोर्ड करा रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है? दो दे चुकी। हाँ कितने नंबर आए थे तुम लोगों के मैथ्स में, और सॉरी बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में? हाँ कितने मार्क्स से? अरे जो थे एग्जैक्ट बता, अरे जो है एग्जैक्ट बताओ, उसमें क्या है जो है रियलिटी। मतलब नंबर आए तो है ना, मतलब कुछ ऐसे नंबर तो मिल गए कि भैया डिजिट में कोई नंबर नहीं है, क्या दें? चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। तो क्या लिखे, ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड इन एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन बिकॉज बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड। अगर तुम लोगों को भी वो है तो मैं शीट्स तो दे ही रहा हूँ, तुम लोग पढ़ लेना, फिर बार बार क्या बोले बार, मतलब जैसे अगर तुम लोग पढ़ ले रहे हो, मतलब ये दे दे रहे हैं, और अब मेरे पास जो दूसरी स्लाइड्स भी हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा, मतलब नोट्स वगैरह पढ़ने का, अगर आप लोग कर लो तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ पाओगे तो बताना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे बहुत लोग अभी मान लो प्री बोर्ड ही दे रहे हैं, तुम लोग ही आते हो अकेले फिर पढ़ने, फिर या तो कहो डाउट डाउट से दे लें, फिर जब सब आ जाएंगे तो फिर हम सीरीज जो चलाएंगे उसमें करा देंगे सब रिवीजन प्रैक्टिस, जिसका जो बचा हुआ है उसको तो करा देंगे अभी। हाँ हाँ मैं समझ गया, चलो लिखो, बिकॉज, लिखो बिकॉज दे आर ऑफ सिमिलर रेडियाई। हाँ बिल्कुल दे देंगे, दे देंगे।
जरूर दे देंगे, ठीक। प्रिंट, प्रिंट देंगे, ठीक। चलो लिखो, बिकॉज दे आर ऑफ सिमिलर रेडियाई, हाँ इसमें लिखो, बिकॉज दे आर ऑफ सिमिलर रेडियाई, फुल स्टॉप नीचे लिखो, द फॉर्म्ड, लिखो, formed alloys are hard and they have high melting and boiling point. They have what? High melting and boiling point. फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखो ब्रास, ब्रास में क्या क्या आता है देखो, कॉपर और क्या है, जिंक है। लिखो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या है भाई, कॉपर है और क्या है, टीन है। दोनों एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जांपल जैसे लिखो कॉपर और किसका है भाई, जिंक का है, जिसको आप बोलते हो ब्रास, और क्या है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या आएगा आपका, कॉपर और क्या है, टीन है। कॉपर और टीन का जो क्या है मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रॉन्ज है, ठीक है। ये एलॉय है। नेक्स्ट स्टडी करो, कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी, हाँ हाँ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मतलब कंपाउंड देंगे, बताएंगे या एलिमेंट देंगे, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों ज्यादा है। यहाँ जितने भी कैरेक्टर्स आप डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ोगे, सारे कैरेक्टर्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी, बॉइलिंग पॉइंट होगी, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा, है ना, हाइड्रेशन होगा। सारी चीजें ए टू जेड किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। एक कॉमन चीज है ना। तो क्या लिखोगे, कैटालिटिक, जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कंपैरिजन में, फुल फील्ड होगा तो बहुत ज्यादा होगा, इस तरह से समझना। और उसके बाद क्या है, मतलब बताए ना, कलर की भी बात किए थे कल हम लोग, डी ट्रांजेक्शन की वजह से क्या आता है, कलर आता है, कलर एब्जॉर्ब करेगा फिर इसका कॉम्प्लीमेंट वाला कलर शो करेगा ना। विबग्योर का एग्जांपल दिए थे, याद रखना ये सब। एक्टिविटी लिखो, कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी में लिखो, लिखो लिखो ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, हाँ नहीं नीचे लिखो, कैटालिटिक एक्टिविटी में इनको एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसमें क्या है लिखो, ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज ए व्हाट, कैटलिस्ट। Transition metals are used as a catalyst because they are capable to adopt, they are capable to what, adopt multiple oxidation state, multiple oxidation state to form complexes, to form what, complexes, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हमने पढ़ा ना कल, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है। जैसे आयरन के कॉन्टेक्स्ट में बात किए थे, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किए थे ना, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट करने की टेंडेंसी है इसमें, इसलिए क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तब हमने कहा था बॉन्ड इजीली ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, रिएजेंट की घट जाएगी। ये सारी चीजें हैं। अब रिलेट नहीं कर पाओगे तो या तो फैक्ट ही फैक्ट बस रट के जाओ, बस लिख के आंसर किसी तरह से चले जाओ, नहीं तो लिखना आना चाहिए। डिसप्रोपोर्शनेशन क्या आप जानते, डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है जानते हो, डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी कंपाउंड का क्या होगा, सब्सटेंस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, साथ साथ क्या हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन। देखो सम एसिडिक एंड, लिखो सम एसिडिक एंड बेसिक, सम एसिडिक एंड व्हाट, बेसिक compounds of transition element, compounds of what, transition element,
एसिडिक एंड बेसिक कंपाउंड्स ऑफ व्हाट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दो कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए एसिडिक कंपाउंड, दूसरे साइड लिखिए क्या, बेसिक कंपाउंड। कुछ एम्फोटेरिक वाली भी लिखना है, एम्फोटेरिक का भी कॉलम बना लो अलग से, तो जरूरी है उनको देखेंगे। सम एसिडिक एंड बेसिक कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हमने कहा कॉलम बनाइए, लेफ्ट कॉलम में क्या लिखिए, एसिडिक कंपाउंड, फिर लिखिए क्या, बेसिक कंपाउंड, सबसे राइट मोस्ट में क्या लिखिए, एम्फोटेरिक, सबसे राइट मोस्ट में लिखिए एम्फोटेरिक। जो एसिडिक कंपाउंड आपको जानने हैं जरूरी है वो कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूं। एसिडिक में लिखिए, अच्छा एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का मतलब पता है आपको? अगर कंपाउंड्स की बात करेंगे, अब तुम ऐसे पढ़ोगे एसिड बेस की डेफिनेशन क्या पढ़े हो, एसिड का मतलब क्या है, हाँ जो H प्लस आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड। जो क्या करते हैं, OH माइनस रिलीज करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, बेस। लेकिन यहाँ पे H प्लस OH माइनस नहीं मिल रहे हैं, तो इन कंपाउंड्स में कैसे जानोगे कौन एसिडिक है कौन बेसिक है? हाँ हाँ वो तो हो जाएंगे ठीक है, बट अब हमने कहा जैसे इसमें H और OH नहीं है, इसमें कैसे हम बताएंगे कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है? लुईस एसिड लुईस बेस का नाम सुना है? जिनके पास लोन पेयर होगा, जिनके पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर लूज करने की या डोनेट करने की टेंडेंसी रखेंगे उनको बोलेंगे लुईस बेस। जिनमें लोन पेयर क्या है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड, है ना। अगर आइडिया नहीं है तो शॉर्ट में लिख लेना, लोन पेयर से समझेंगे, लिखना लिख लो। अगर किसी एटम के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है, और ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है कि डोनेट कर सकता है, ये ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, लुईस बेस बोलेंगे। यहां लोन पेयर से समझेंगे कौन सा एसिडिक है कौन सा क्या है, बेसिक है। और जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करना भैया, गेन करने की टेंडेंसी होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, सॉरी एसिड बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एसिड। जिसमें इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें लूज करने की टेंडेंसी होगी, ऐसे मेटल को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक है। जिसमें गेन करने की टेंडेंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक है। जिसका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जिसके पास एक्सेस में होंगे लोन पेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, वो लुईस बेस है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिसीव कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो लुईस एसिड है। तो एसिडिक वाले कॉलम में लिखिए, इसको पहचानने का ये है, मान लीजिए कुछ है एग्जांपल कॉमन याद रखिए। एसिडिक वाले लिखो, ये क्या है, क्रोमेट है, इसको बोलते हैं क्रोमाइट, नाम है इसका क्रोमाइट, ये एसिडिक है। ये है क्रोमाइट, एसिडिक है, लिखो CrO3। एसिडिक वाले कॉलम लिखिए क्रोमाइट, बहुत जरूरी है, कुछ दो चार नेम तो आपको पता होनी चाहिए कम से कम। और देखो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या होगा, ये भी एसिडिक होगा, V2O5, V2O5 ये भी क्या है, एसिडिक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये भी देखो Mn2O7 ये भी क्या है, एसिडिक है, Mn2O7, Mn2O7 ये भी क्या है, एसिडिक है। Cr2O7 ये क्या होगा, या Cr2O7 या O3 क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, Cr2O3, Cr2O7 क्या होगा, और Cr3O4 क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, मतलब आयन नहीं लिख रहे हैं, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, Cr2O3 और Cr3O4 दो के दोनों ही क्या है, एसिडिक है, लिख लेना, ये दोनों के दोनों क्या है, एसिडिक है, बाकी ये भी एसिडिक है। बस दो तीन लिखो, ज्यादा नहीं, बेसिक, हाँ एसिडिक है तो एसिडिक, हाँ एसिडिक, इसका एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, दोनों करेक्टर शो करेगा ना, एसिडिक तो एटलीस्ट है ही ना वो हमेशा। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, दोनों ही करेक्टर शो करे, एसिडिक नेचर भी शो करे और क्या, बेसिक भी। एसिडिक तो है ना, 50 दोनों ही आएगा, दोनों ही करेक्टर शो करेगा, दोनों आएगा। हम उसके भी कॉलम में इसको लिख देंगे, बट हम मेन ये बता रहे हैं लिखो, अगर एसिडिक वाले में कभी आएगा तो इसको भी कंसीडर करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको। पहचानने का तरीका यही है, उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, वहां समझ जाएंगे। जिसमें लोन के पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है उसको हम बोलेंगे क्या, लुईस बेस है,
जिसमें गेन करने की टेंडेंसी हो, बोलेंगे क्या है, लुईस एसिड है। बेसिक वाले लिखो, बेसिक कंपाउंड्स में, या बेसिक देखो भाई, बेसिक में कौन कौन से हैं, यह है, 2-4 लिख लो कुछ। जैसे इसका लिखो, स्कैंडियम का ऑक्साइड लिखे, ये बहुत कॉमन है क्या, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और जो लास्ट में उसके साथ लिगेंड लगे हुए हैं या जो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी कितनी वैलेंसी है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, कितना गेन कर सकते हैं। नहीं जानते हो तो ये समझो कि अगर हम जो एलिमेंट हमारा जो सेंट्रल आइटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके देखेंगे डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे पता चल जाएगा ना। क्योंकि बॉन्ड जब होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पेयरिंग होती है। हम देखेंगे इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उतने बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद लास्ट सेल के जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वही तो लोन पेयर होगा। तब समझ जाएंगे लोन पेयर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लोन पेयर लेने की टेंडेंसी है, डी ऑर्बिटल खाली है तो क्या बोलेंगे हम उसको, बोलो भाई, लेने की टेंडेंसी होगी तो बोलेंगे एसिड, देने की टेंडेंसी होगी तो क्या बोलेंगे, बेस। जिसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। जैसे कहीं कहीं हाफ फील्ड हो गया, पार्शियल फील्ड है, कोई चार्जेस बनेंगे तो उसमें क्या होगा, लेने की भी टेंडेंसी होगी और देने की भी होगी, तो वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। ये कह रहे हैं, इसे लिखो। तो स्कैंडियम का लिखिए ऑक्साइड Sc2O3, यहाँ स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3। स्कैंडियम का हमेशा फिक्स रहेगा, हमने कहा कितना आएगा, +3। हमने कहा डी ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तुम नहीं समझ रही मेरी बात। देखिए यहाँ ये लिखिए, डी में कितने हैं ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल हैं। सब में क्या होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है। हम किसको मानेंगे कि लुईस बेस होगा, वो जिनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। अगर लास्ट में डी ऑर्बिटल में ऑड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, क्या बचेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी मोस्टली, ये समझना, क्योंकि वो पेयरिंग करना चाहेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स की। जिनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पार्शियली फील्ड होंगे, जिसमें पार्शियली फील्ड होगा वो तो एम्फोटेरिक वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। जिसके क्या होंगे, फुल फील्ड हो जाएंगे, वो हमेशा क्या करेंगे, उनके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा है, वो डोनेट करने की, लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे, तो हमेशा कौन सी कैटेगरी में आएंगे, वो बेसिक वाली कैटेगरी में आएंगे। जिनके हाफ फील्ड होंगे, लूज भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वो गेन भी करेंगे, तो वो किस में आएंगे, एम्फोटेरिक में आएंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये समझो, बस ये जो बताए हैं ये तुम्हें ड्रॉ करके दिखानी नहीं है, लेकिन अगर तुम डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के करना चाहते हो तो वो कर लोगे। मैं 1-2 का दिखा देता हूं, पहले लिख लो आप। देखो बेसिक का लिखो, क्या क्या है भैया, Sc2O3 है, Sc2O3, और किसका, Sc2O3, और लिखो V2O3, V2O3 ये भी है हमारा बेसिक। वेनेडियम ट्राइऑक्साइड V2O3, इसका भी क्या है, ये भी बेसिक है। और लिखो क्या है, Fe3O4 ये भी बेसिक है। FeO ये भी क्या है, बेसिक है। FeO भी क्या है, बेसिक है। और Fe3O4 भी क्या है, बेसिक है। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड का भी लिख लो, ये भी क्या हमारा बेसिक। हाँ, क्यूप्रस ऑक्साइड का भी लिखो बेसिक। अरे बहुत सबका लिख सकती हो, तुम्हें लिखना है तो। जो मेन हमने कहा जिनको जानना हमारे लिए जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ बस। जब भी क्वेश्चन वगैरह देखोगे मोस्टली इसी पर रहेंगे, बाकी तो पढ़ने को सब लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सबको जान लेंगे, कौन सा है एसिडिक, कौन सा बेसिक है, कौन नहीं, वो तो जान लेंगे, उसमें क्या है। एम्फोटेरिक वाले में लिख लो, किसका किसका जाना है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक में लिखो TiO2 लिखो, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एम्फोटेरिक में। Mn3O4 है, ये भी आएगा एम्फोटेरिक में। MnO2 भी है एम्फोटेरिक में। MnO2 भी क्या है, एम्फोटेरिक। ये बस आइडिया होना चाहिए, बाकी तो करके देखेंगे। Fe3O3 भी है एम्फोटेरिक में। Fe2O3 एम्फोटेरिक। और ये तो बहुत कॉमन है आपकी, कौन से, कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों क्या है हमारे, एम्फोटेरिक। कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों क्या है, बहुत कॉमन है, ये क्या है, एम्फोटेरिक। ये सभी क्या है, एम्फोटेरिक है। कोई दिक्कत वाली बात। एम्फोटेरिक होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी टेंडेंसी है और
अब ये सब देखो, एम्फोटेरिक वाला करेक्टर कब मिलेगा, जब क्या होगा, इनकम्प्लीटली फील्ड होगा या पार्शियली फील्ड होगा या हाफ फील्ड होंगे। मेरी बात समझ गए? एम्फोटेरिक का मतलब कब आएगा, इनकम्प्लीटली फील्ड होगा या हाफ फील्ड होंगे। इनकम्प्लीटली जब हाफ फील्ड मिलेंगे आपको तो मोस्टली हर हमेशा क्या होगा उसमें टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी टेंडेंसी होगी और लूज करने की भी टेंडेंसी होगी। जैसे कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, तुम क्या पढ़े, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़े, लास्ट सेल में इसकी क्या रहा था, क्या लिखा था 4, अरे तो 4s आया था, लेकिन इसके पहले क्या आया था, अरे 3d10 आया था और 4s1 आया था, 3d10 और क्या आया था 4s1। अब ऑक्सीजन के साथ इसकी बॉन्डिंग हो रही भैया, ये एम्फोटेरिक कैसे हो गया, ऑक्सीजन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, एक s से चला गया, एक s से चला गया, एक जब d से जाएगा तो d से जाने का मतलब क्या है, d में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, d में कितने हो जाएंगे 9 हो गए, तो ये पार्शियली फील्ड हो गया ना। और जब पार्शियली फील्ड हो गया तो क्या हो गया, दे भी सकता है, और जब दोनों ही नेचर उसमें आ जाए तो कैसा हो जाएगा, वो एम्फोटेरिक हो जाएगा, पार्शियली फील्ड हो गया। इस तरह से हाफ फील्ड वाले मिल जाएंगे तो हमेशा उसमें कौन सी टेंडेंसी आ जाएगी, लेने की भी और देने की। जब ऐसा आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक हो जाएंगे। समझा है हमारी बात? तो उसको इस तरह से समझना है, लेकिन हर जगह इसी कॉन्सेप्ट से नहीं कह सकते हो, मतलब मेजोरिटी में आंसर कर सकते हो। कंपाउंड है अपने नेचर के हिसाब से बिहेव करेंगे ना, बट कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हम करके कर लेंगे। जैसे कहते हैं ना केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन मिलते हैं, क्योंकि हर कंपाउंड मॉलिक्यूल अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। बट हर चीज का हमने एक रूल बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया, उस हिसाब से पढ़ा, जितनी चीजें उस पर सेट हो रही है उस पैरामीटर पे हम बता दिए कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, जहां नहीं लग रहा है उसको क्या बोल दिए, एक्सेप्शन। उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट समझे कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, समझ गए कि नहीं? तो वो ऐसे है, ठीक। क्या क्या, जहां पार्शियली फील्ड होगा, इनकम्प्लीटली फील्ड होगा, वहां क्या होगा, एम्फोटेरिक। जहां फुल फील्ड इस तरह से मिल रहे होंगे तुम्हारे, ठीक है, कहीं कहीं ना तुम्हारे हाफ फील्ड वाले भी तुम्हारे आ जाएंगे बेसिक में। जहां फुल फील्ड होंगे तो हाफ फील्ड होंगे, उनमें जनरल टेंडेंसी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हाफ फील्ड वाले क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे, वो सब एसिड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक। तो फुल फील्ड जहां डी ऑर्बिटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उस केस में क्या होगा, हमेशा बेसिक होगा वो। बाकी सब समझ रहे हैं आप, ठीक। ये सब पहचानने का है, कुछ टेबल वगैरह याद रखोगे तो कुछ कंपाउंड्स वगैरह लिख पाओगे, समझ पाओगे, जान पाओगे कैसे क्या है। और ये देखो सब पहले से ये ध्यान रखना, अगर यहां से आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें पहले से गेस कर ले जाओगे। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे हमेशा मेटल हमेशा क्या होंगे, वो बेसिक होंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल जो क्या होंगे, वो क्या होंगे, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। जैसे मैं बताता हूं, इसको लिखो, इसका मतलब लिखो, लिखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल हमेशा क्या होंगे, बेसिक होंगे। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल क्या होंगे, हमेशा बेसिक होंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल हमेशा क्या होंगे, एसिडिक होंगे। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल कितना होगा, क्या होगा, हमेशा बेसिक होगा। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल हमेशा क्या होगा, एसिडिक होगा। इंटरमीडिएट वाले क्या होंगे, हमेशा एम्फोटेरिक। आप ये कॉन्सेप्ट भी याद कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। लोअर वाले क्या होंगे भैया, इंटरमीडिएट वाले क्या होंगे। जैसे मैंगनीज का क्या क्या होता है, मैंगनीज के केस में हमने बताया था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक जाता है, +2 से वेरी करता है कहां तक, +7 तक। जो नंबर +2 के बहुत पास होंगे मतलब क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, मतलब वो सब कंपाउंड क्या होंगे, हमारे बेसिक होंगे। हायर वाले का मतलब क्या है, जिनका 7 या 7 के पास होगा वो सब क्या होंगे, हमेशा एसिडिक होंगे। जो इंटरमीडिएट वाले आएंगे, इंटरमीडिएट का मतलब इन दोनों के बीच में आएंगे, वो हमेशा कौन से नेचर के होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। +2 है, बेसिक है, देखो +3 है, ये भी क्या है, बेसिक है, 2 के क्लोज है। Mn3O4 हमने कर दिया भैया, कितना आया 8/3, इनके बीच का ये कैसा हो गया, एम्फोटेरिक। फिर क्या हो गया आपका +4 आ रहा है, ये भी क्या है, एम्फोटेरिक। ये क्या आ रहा है +7, तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हमेशा क्या होंगे, एसिडिक होंगे। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हमेशा क्या होंगे, बेसिक होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है कि नहीं, निकाल लेते हो सब लोग, पक्का? अभी देख लेंगे, आएगा इसमें निकालने को, ठीक है। एग्जाम्पल में इसको कोट करना, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। जो आप कोट करोगे ना कि क्योंकि ये होता है, ये होता है, तो आपको एग्जाम्पल कोट करनी पड़ेंगे, इसमें लिख लेना। क्या लिखा आपने, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल क्या होंगे, बेसिक होंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल क्या होंगे, एसिडिक होंगे। और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, हमेशा एम्फोटेरिक होंगे। एग्जाम्पल में आपने मैग्नीज का लिखा,
मैग्नीज का हम जानते हैं +2 से +7 तक वेरी करता है। मैग्नीज ऑक्साइड में देखो +2 है, बेसिक हो गया, यहाँ भी क्या है +3 बेसिक है, यहाँ भी क्या है +8/3 आया एम्फोटेरिक हो गया, बाकी बीच को जो है एम्फोटेरिक, फिर +7 हो गया तो हो गया एसिडिक, है ना भाई। ठीक है ना, लिख लिया ना इसको। पोटेशियम डाइक्रोमेट हेडिंग करो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके यूजेस बेसिकली हैं आपके यहाँ और प्रिपरेशन लिखा है ऐसे शॉर्ट में। पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट जब आपने किया होगा, क्या हुआ बच्चा, सब ठीक है, सब सही है, एनीथिंग सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक लिखो इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसकी प्रिपरेशन और यूजेस हैं आपकी यहाँ बेसिकली, है ना। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है लिख लेते हैं, इसकी यूजेस लिख लेते हैं, ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा। बाकी चैप्टर जैसे पढ़ने हैं वो हमने कल बता दिया, स्ट्रेटजी जो है उस हिसाब से पढ़ेंगे, PYQ प्लस कॉन्सेप्ट एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे, ताकि जल्दी जल्दी हो भी जाए और सब आपका कवर भी हो जाए। देखो इसमें, हाँ क्या, हाँ कल रहेगा, कल 4 to 7 रहेगी आपकी क्लास, कल संडे है ना, कल 4 से 7 में क्लास रहेगी, पूरी रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट रिवीजन। हाँ ठीक, बता दे रहा हूँ, बाकी ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, जो जहाँ रहोगा अपना देख लेना, मैं अपनी तरफ से बता दूंगा कि जो रहेगा, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखिए K2Cr2O7, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है लिखो, लिखो डाइक्रोमेट, ठीक है, डाइक्रोमेट आर प्रिपेयर्ड बाई dichromates are prepared by chromate by what, chromate which is देखो which is turned into what, chromite, which is turned into what, chromite by fusion, by what, fusion with sodium or potassium carbonate, with sodium or what, potassium carbonate in the presence of air, in the presence of excess air लिखो, in the presence of excess air, in the presence of excess air, in the presence of excess air, excess एयर होने का मतलब क्या है, रिएजेंट हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट में आपके पास ऑक्सीजन तब भी एक्स्ट्रा बना रहेगा। अब ये क्या है आपका क्रोमाइट, ये क्या है क्रोमाइट, क्रोमाइट का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट से, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन हम किससे करा सकते थे, पोटेशियम कार्बोनेट से भी। जब हम क्रोमाइट का रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से, किसके प्रेजेंस में, एक्सेस एयर के प्रेजेंस में, तो यहां से क्या बनेगा आपका, सोडियम डाई नहीं है यार, ये क्रोमेट है, ठीक है, सोडियम क्रोमेट और आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से क्या होगा, रिलीज होगा। फर्दर इसका जब रिडक्शन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, जो रिएजेंट हम यूज करेंगे उसके हिसाब से, तो बनेगा हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। KOH से करा सकते हैं, KNO3 से करा सकते हैं, K2SO4 से करा सकते हैं, तब ये मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, डायरेक्ट ऐसे नहीं ले लेंगे, समझ गए कि नहीं। तो लिखो आप, लिखो ये रिएक्शन लिख लो, 4FeCr2O4 रिएक्शन लिखो इसका, 4FeCr2O4 प्लस 8Na2CO3 प्लस 7O2 रिएक्ट करके देगा आपको 8Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस 8CO2, ये रिएक्शन है। लिख लिया, डन। अब क्या होगा आगे, देखो देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह यूज कर रहे हैं ना, फर्दर कराओगे इसका, देखो द येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम, जो लास्ट में बना आपका
सोडियम क्रोमेट है ये, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्रोमेट। किस कलर का है ये, येलो कलर का है, या थोड़ा सा आपने ऑरेंज कलर का देखा होगा, हो सकता है अपने लैब वगैरह में प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे तो आपको मिला होगा। येलो होगा, इम्प्योरिटीज जब आ जाती हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऑरेंज कलर का हो जाता है। लिखो, येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट is filtered and acidified. Yellow solution of sodium chromate is filtered and acidified with sulfuric acid, with sulfuric acid with sulfuric acid to give orange sodium dichromate, orange sodium dichromate, orange sodium dichromate। देखो क्या इंप्योरिटीज वगैरह आ जाएंगी तो कौन से कलर का हो जाएगा, ये थोड़ा ऑरेंज कलर का होगा, ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट। ये रिएक्शन लिखो, 2Na2CrO4 प्लस H2SO4, 2Na2CrO4 प्लस H2SO4 रिएक्ट करके क्या देगा आपको, Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O, Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। ठीक, ये क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक, नेक्स्ट लिखो, सोडियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विथ, सोडियम डाइक्रोमेट is treated with KCl, potassium chloride, then potassium dichromate is obtained। ये भी impure होता है, इसको बाद में प्योरीफाई किया जाता है। then potassium dichromate is obtained, then potassium dichromate is what, obtained, KCl, potassium chloride, then potassium dichromate is obtained। रिएक्शन लिखो, Na2Cr2O7 Na2Cr2O7 प्लस 2KCl, Na2Cr2O7 प्लस 2KCl रिएक्ट करके देगा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl प्लस 2NaCl। ये 3 स्टेप में रिएक्शन हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ, डाइक्रोमेट से हमने क्या लिया, आयरन जो क्रोमाइट है उसको हमने लिया, फिर क्रोमाइट को किससे रिएक्ट कराया, क्रोमाइट का रिएक्शन किससे कराया, सोडियम कार्बोनेट से या पोटेशियम कार्बोनेट से कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट से कराए तो क्या मिला, फिर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन किया तो क्या बना, येलो कलर का क्या मिला, सोडियम क्रोमेट मिला हमें। सोडियम क्रोमेट का फिर किससे कराए भाई, अरे नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, है ना, एसिडिफाइड किया ना उससे हमने, फिल्टर किया, उसके बाद क्या मिला, सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट को क्या किया, KCl से रिएक्शन कराया, फिर फाइनली आपको क्या मिल रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। 3 स्टेप में ये रिएक्शन होगा, बस इसका प्रिपरेशन है और इसके यूजेस आपके यहाँ आएंगे मेनली, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह इसका लिख लेना, ये आता है, यही एक कंपाउंड दिया भी है, हालांकि एक कंपाउंड और होना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट भी है क्या, अब सिलेबस में नहीं है शायद वो, इसलिए बात सिलेबस है केमिस्ट्री का तुम्हारा, पोटेशियम परमैंगनेट भी है क्या सिलेबस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट ही है बस, इसमें 2 ही कंपाउंड है बस, मतलब अभी तक था, लास्ट 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। पोटेशियम परमैंगनेट भी है या पोटेशियम डाइक्रोमेट ही है बस, हाँ स्कूल में तो पोलराइजेशन भी कराए हैं, लेकिन है थोड़ी, एक बात बता रहा हूं मैं, नहीं एक बात बता रहा हूं, बता रहे हैं लेकिन सिलेबस में नहीं लिखा है, तुम्हारे में देख लेना, अगर हो तो बता देना, देख लेंगे अभी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट है क्या, MnO4 है, पढ़ाए हैं,
ये वाला सही पढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज सेम, दोनों में सेम होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज व्हाट, सेम। डाइक्रोमेट कैसे बना देखो भाई, डाइक्रोमेट कैसे बना, 2CrO4, ये कहां से लिखा जा रहा है, समझ में आ रहा है? CrO4 माइनस कैसे लिख दिए, 2 माइनस कैसे लिखे? जब आपका सोडियम क्रोमेट बना था, क्या था ये, Na2Cr, और क्या बना ये, सोडियम पे कैसा चार्ज आता है हमेशा, अगर इसको आयनाइज करेंगे तो 2Na प्लस, और किसमें टूटेगा ये, CrO4 2 माइनस में ब्रेक होगा, इसी में तो ब्रेक होगा। यहां से बन गया क्या आपका क्रोमेट आयन, फिर इसका क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड से कराया था ना रिएक्शन, तो क्या बना था आपका डाइक्रोमेट बना था ना, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट से यहाँ क्या बन गया Cr2O7 2 माइनस, अरे लास्ट में कंपाउंड क्या बना था Na2Cr2, और क्या बना था यहाँ O7, जब इसको आयोनाइज करेंगे तो क्या होगा ये 2Na प्लस, और Cr2O7 2 माइनस में क्या होगा ये ब्रेक हो जाएगा। यहां से क्या बन गया आपका डाइक्रोमेट आयन। कह रहे हैं डाइक्रोमेट और क्रोमेट में जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, सेम है। और अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा क्या दोनों में, अरे इसको लिखो, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम लोग। लिखिए जरा, दोनों को लिख लो। इसका बॉन्ड एंगल वगैरह लिख ला, ये रिएक्शन लिख लो, इतना ही लिखा ही गया है जितना लिखना है, लिख लिया, ये लिखा क्रोमेट आयन प्लस 2H से प्लस क्या बन गया यहां से Cr2O7 2 माइनस प्लस क्या हो गया H2O, Cr2O7 2 माइनस प्लस OH माइनस, OH माइनस अगर ऑक्सीजन इससे अटैच हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, या क्या दोगे रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर OH माइनस इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम, या मान लीजिए OH माइनस इससे अटैच हो रहा है जो भी है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। अरे यहां क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्या है, मतलब इसके क्रोमियम के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 2 में कितने जुड़े हुए हैं 7, यहां 1 से कितने जुड़े हुए हैं भाई, वाटर यहां से रिमूव हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, वाटर रिमूव होने का मतलब क्या है, H2O ही तो रिमूव हुआ है, H2O मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, रिडक्शन होगा ना। अरे एक ही रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन की ये सब पार्ट है, तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे का क्या हो रहा, यही तो होगा। यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ क्या है, ठीक, तो इसका क्या होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है। H प्लस अटैच हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, अरे यार देखो दो क्रोमियम में कितने ऑक्सीजन है 7 है, अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो एक क्रोमियम एटम के साथ ऑन कितने ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं, अरे 3.5 आ रहा है। यहां पर देखो एक क्रोमियम एटम के साथ कितने ऑक्सीजन एटम अटैच हैं, अरे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ रहा है ना, फ्रैक्शन भी बढ़ रहे, बढ़ेगी नहीं, जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर तो दोनों में सेम ही आ रहा है ना, इससे कैसे जानोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, नहीं समझ पाओगे। एवरेज नंबर में चेंजेस आएंगे तो बता पाओगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। लिखा दोनों, ठीक है डन। ये बॉन्ड एंगल लिख लेना, देखो इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, यही सिलेबस में इसको लिखो, इन पोटेशियम डाइक्रोमेट बॉन्ड एंगल बिटवीन COR, बॉन्ड एंगल बिटवीन व्हाट, क्रोमियम ऑक्सीजन और क्रोमियम, बॉन्ड एंगल बिटवीन COCr is of 126 डिग्री, is of 126 डिग्री, ये कितनी डिग्री का होता है 126 डिग्री, नीचे लिखो, देखो द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट, the structure of dichromate is what, tetrahedral,
इज टेट्राहेड्रल ब्रैकेट में लिखना टू क्रोमेट आयंस आर कंबाइंड, ब्रैकेट में लिखिएगा टू क्रोमेट आयंस आर व्हाट, दो क्रोमेट आयन इनमें क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, CrO4 माइनस का निकाले तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये स्ट्रक्चर है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अरे 24 आता है, ये भी एक्सेप्शन में आ रहा था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, 3d5 4s1, याद है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3d5 4s, यही था। लास्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, लास्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, अरे डी में 5, एस में 1, टोटल कितने अनपेयर्ड हुए, 6 अनपेयर्ड हुए। 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इनमें क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, बचा कितना, 2 बाहर से आया, तभी दोनों नेगेटिव आया, इस पे 2 माइनस हो गया इसका कंप्लीट पूरा। दोनों सेल क्या होंगे, मतलब दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, फुलफिल हो गए। भैया क्रोमेट का इनका कैसे बन गया, Cr Cr Cr, और यहाँ क्या है O माइनस। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ये नेगेटिव चार्ज मैं इसके अंदर लाऊं, अगर ये नेगेटिव साइन आप इसके अंदर लाओ तो नेगेटिव चार्जेस किस पे डालोगे, ऑक्सीजन पे किस पे डालोगे, सेंटर वाले ऑक्सीजन पे डालोगे, कॉर्नर पे डालोगे, ये ऊपर ऐसा क्या है। टेट्राहेड्रल में भाई हम इनको इक्वली सेपरेट कर सकते थे ना, अगर 4 बॉन्ड हैं, चारों इक्वली सेपरेट होते हैं तो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का आता भाई, टोटल स्पेस में या एक सर्कल में कितने डिग्री एंगल बनता, 360 का। एक साइकिल कंप्लीट करोगे टोटल कितने डिग्री एंगल बनेगा, 360। अगर 4 ये इक्वली स्पेस्ड होते तो बॉन्ड एंगल कितने का आता, 90 का आता। लेकिन 90 का बॉन्ड एंगल नहीं आ रहा, अभी बॉन्ड एंगल लिखा हमने COR का कितना आया, वो 126 डिग्री का आया। 126 डिग्री आने का मतलब क्या है, इक्वल तो नहीं है, मतलब डिस्टॉर्शन है, रिपल्सन है, किसकी वजह से है, रिपल्सन किसकी किसी, अच्छा ये रिपल्सन जो है आपका किसकी वजह से, मतलब ये एक्सियल वाला है, इक्वेटोरियल वाले हैं, शुद्ध वैलेंसी पढ़े हो। अच्छा क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बनाओ, मैं बताता हूं, लिखो, लिखिए लिखिए, आप लोग बहुत जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो आप बहुत अच्छा करेंगे। कुछ भी नहीं आता यार, लिखो CrO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा, हमने कहा ये दोनों नेगेटिव चार्ज अगर मैं अंदर लाऊं ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो कहां बॉन्ड बनेगा, मतलब कहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे रखें, इस पे रखें, इस पे रखें या इस पे रखें, किस पे रखना ठीक होगा। अच्छा ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। अगर 2 बॉन्ड बना सकता है तो मुझे बताओ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसका यहां इंगेज हुआ तो कितने लास्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 बचेंगे। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, ये तो पढ़ा होगा। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन पे एटम पे आ गए, अगर ये पास पास होते तो रिपल्सन ज्यादा होता कि नहीं, इसलिए क्या है दूर दूर है ताकि रिपल्सन कम से कम हो, रिपल्सन कम से कम होगा तभी तो जो हमारा कंपाउंड होगा, आयन होगा, वो क्या होगा, स्टेबल होगा, यही तो होगा। इसमें जो रिपल्सन है वो कैसा है, जो पोलरिंग हो रही है इनके बीच में, क्या एक्सियल है कि तुम्हारा इक्वेटोरियल है, एक्सियल का मतलब ऊपर है, एक एटम ऊपर है बाकी सब साइड साइड में है ना, ये एक्सियल है। लेकिन कौन सा रिपल्सन है, P और D sp-d ऑर्बिटल्स के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। अरे लास्ट में कौन कौन से, भाई लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिटल में जाता है, s में जा रहा है और किस में जा रहा है, d में ही तो जा रहा है। तो dd ऑर्बिटल और sd ऑर्बिटल के बीच का रिपल्सन ही तो है ये। लिखो लिखो, अरे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल आपने कितना पढ़ा था मुझे बताओ। अच्छा मीथेन का आपने पढ़ा होगा, CH4 का आपने बताओ बॉन्ड एंगल क्या पढ़ा था, CH4 का बॉन्ड एंगल कितना आया था, 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसा समथिंग पढ़ा था, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अभी जो बता रहे हैं बॉन्ड एंगल वो कितना है, 126। अगर रीजन पूछा जाएगा तब क्या एक्सप्लेन करेंगे, है टेट्राहेड्रल, वो भी वहां भी टेट्राहेड्रल था,
डिफरेंस क्या है दोनों में? यहां बॉन्ड एंगल ज्यादा कैसे आ गया भैया? ये लोन पेयर यहां पर है और ये लोन पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा ना, तो ये इसको क्या करेगा? एकदम नीचे पुश करके रखेगा, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अच्छा लिखो, रीजन में लिख लो यार, लिखो इन जनरल, इन जनरल इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें यही सब लिखने को आएंगे, पूछा जाएगा, आप एक्सप्लेन करोगे। इन जनरल इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल इज ऑफ 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। 30 मिनट में 1 डिग्री मतलब 0.5 डिग्री होता है ना, 30 मिनट 109.5 डिग्री। बट इन केस ऑफ क्रोमेट आयन bond angle is of 126 degree, bond angle is of 126 degree। रीजन क्या है? because lone pair repulsion, because lone pair repulsion is more than repulsion between lone pair bond pair and bond pair is more than repulsion between lone pair bond pair and bond pair। इस रिपल्सन की वजह से थोड़ा सा क्या आएगा? डिस्टॉर्शन। उस डिस्टॉर्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो 109 ना होकर कितना हो जाएगा? ये 126 हो जाएगा। ये है स्ट्रक्चर इनके लिखे हुए। कुछ कंपाउंड जिनके दिए हैं स्ट्रक्चर वगैरह ध्यान से देख लो तुम लोग यार। हाँ यार ये भी है, लिख लो इसको जल्दी से भी। पोटेशियम परमैंगनेट लिख लो, इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि इसकी प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह हम लोग करें अच्छे ढंग से। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, लिखिए प्रिपरेशन में इसका, लिखिए पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड या डाइऑक्साइड, is prepared by fusion of manganese dioxide with an alkali metal what? Alkali metal hydroxide, in the presence of air and oxidizing agent, then potassium मैग्नेट, इसमें नहीं लिखा है, लिखो देन पोटेशियम मैग्नेट विच इज ऑफ डार्क ग्रीन कलर, देन पोटेशियम मैग्नेट विच इज ऑफ डार्क ग्रीन कलर is obtained, dark green color is obtained, which is further disproportionate disproportionation का मतलब क्या होता है?
डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में ऐसे आंसर करेंगे? डिसप्रोपोर्शनेट होने का मतलब क्या होता है? बहुत रिस्पेक्ट में आप लोगों को बोल रहा हूँ, भैया प्लीज थोड़ा सा सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, टर्म्स तो आने चाहिए ना। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सिंगल कंपाउंड या मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी। तो हम कहेंगे कि वो क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है, या उसका हो रहा है क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है। डिसप्रोपोर्शनेशन एक प्रोसेस, एक रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन में आपने, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन में, 11th में केमिस्ट्री में, ध्यान रखो। उसमें बताया गया होगा कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सिंगल कंपाउंड या मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और क्या हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन। और जिनका हो रहा है इसको बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है। क्या हो रहा है वो, भैया इन सब वर्ड से फेमिलियर रहो, नहीं तो फिर क्या है लिखा, क्या लिखा, विच इज फॉर द डिसप्रोपोर्शनेट इनटू पर मैग्नेट, पर मैग्नेट। डिसप्रोपोर्शनेट होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है किसी एक ही कंपाउंड का। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा क्या, H2O2 का। H2O2 में क्या है, H2O2 का करोगे क्या आएगा, 2H2O प्लस O2। इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब यही होगा, ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या होगा, रिडक्शन ही होगा किसी सिंगल मॉलिक्यूल, किसी सिंगल कंपाउंड का। ये एक ही रिएक्शन में है। रिएक्शन लिखो यहाँ, MnO2 मिला, मिला विभू, मिला। देखो, देखो डिसप्रोपोर्शनेशन। अच्छा तुम ये नहीं सर्च कर रहे थे, कुछ और देख रहे थे क्या? अच्छा मैं कहा तुम इसके एग्जांपल ढूंढने लगे, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है। देखो रिएक्शन लिख लो, MnO2 प्लस 4KOH, रिएक्शन लिख लो। ये है पोटेशियम पोटेशियम मैग्नेट है। फिर इससे क्या होगा, फर्दर इसका क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है। जब डिसप्रोपोर्शनेशन होगा तो इससे क्या बनेगा, मैग्नेट ऑक्साइड बन रहा है, और क्या बन रहा है इसका मतलब मैग्नेट आयन बन रहा है और मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए गजब है, लिखो लिखो रिएक्शन लिखो, ठीक है ऐसी बात लिखा। ये रिएक्शन लिखेगी नहीं सब, केमिस्ट्री कभी मन लगा के पढ़े नहीं सर, तुम्हारी ऐसे याद हो रहा है सब। एल्किली मेटल का मतलब क्या होता है बताओ तुम लोग, एल्किली मेटल का मतलब क्या होता है, एल्किली मेटल का मतलब क्या होगा, 6th 7th स्टैंडर्ड की बात है ये। एल्किली मेटल का मतलब क्या होगा, ऐसे मेटल्स होंगे जो वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। जब वाटर में सॉल्युबल होंगे तो क्या बनाएंगे, अपना हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जैसे पोटेशियम को हमने वाटर में डिजोल्व किया तो क्या बन गया भैया, KOH बना दिया। सोडियम को करेंगे क्या बना देगा, NaOH बना देगा। बहुत अच्छे। केमिस्ट्री की वीक होने की एक ही रीजन नहीं है, देखिए देखिए, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। लिखिए, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, फुल स्टॉप करो, नीचे लिखो, लिखिए, लिखिए मैग्नेट, मैग्नेट
इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, लिखिए मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, because it have one unpaired electron, because it have one unpaired electron. ये है मैग्नेट आयन MnO4 माइनस, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किया गया है, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, ठीक है। और बनाना हो तो बना लो, बाकी बना तो लेंगे आप लोग, स्ट्रक्चर वगैरह बनाना तो आता है ना, स्ट्रक्चर बनाना आता है कि नहीं, कंपाउंड का बना लेते हैं नहीं? हाँ भी है सर, नहीं भी तो बना लो। अब मेरा क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, हम नेगेटिव चार्ज नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या, पूछ रहा हूं। हाँ, बॉन्ड एंगल पे भी फर्क पड़ेगा। और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो रिपल्सन क्या होगा, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव यहाँ जाएंगे, ऊपर मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, अनस्टेबल होगा ये। और हर एक कंपाउंड आयन जो भी होता है स्टेबिलिटी रखना चाहता है ना अपनी मेंटेन, सब रीजन है, ऐसे थोड़ी बन जाता है कोई भी पिक्चर की, कहीं भी कुछ भी बना देंगे, लिख कर चले आएंगे आंसर। थोड़ा सा भी अगर एफर्ट लगाओ तो बहुत बेहतरीन तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, लिख भी सकते हो, अगर कहीं आंसर आता है तो। नहीं तो भाई मैं PYQ सर्च करूँ, आपको दिखाऊं डी एंड ब्लॉक के, इसको लिख लो, फिर मैं सर्च करता हूँ, जब हम लोग मिलकर करते हैं, देखो कितना कर पा रहे हो आप लोग। इसको लिखे हटाऊं, चलो मैं दिखाता हूँ, तुम लोग कितनी तैयारी की हो भी पता चल जाएगा 2 मिनट में। कोई बढ़िया सोर्स बताओ जिससे आप लोग फॉलो कर रहे होगे या कर रहे होगे क्वेश्चन वगैरह। PYQ किससे करते हो, कौन से सोर्स से कर रहे हैं आप लोग? एग्जाम आइडिया, एग्जाम आइडिया, एग्जाम आइडिया क्या डालें, एग्जाम आइडिया PYQs क्या, ये गजब सर्च कराए भाई। कौन सा बोर्ड तुम लोग का है, CBSE? ये तो MCQ वाले हैं ना, नीट का क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक चलो सेल्फ स्टडी वाला खोल देते हैं। देखते हैं, वाह, अब ये क्वेश्चन आया देखिए 2025 में डी एंड ब्लॉक।
The magnetic moment is associated with spin angular momentum and orbital angular momentum. Spin only magnetic moment value of Cr3 plus and एटॉमिक नंबर कितना दिया है Cr24 इज क्या होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे। यार मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखे थे, याद है? मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या लिखा था, n+2 और क्या लिखे थे bm। n का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ, अरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। n का मतलब क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड। अब निकालो डी, अब क्रोमियम का बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जो लास्ट सेल का बना था वो क्या आएगा, लास्ट सेल का क्या होगा 3d5। देखो ना कितना आया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 3d5 4s1 था, 3d5 और कितना हो गया 4s1। देखो कितना आ रहा है, जब वो कह रहा है Cr3 प्लस, Cr3 प्लस होने का मतलब क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या बचेगा फिर, अरे 3d4 बचेगा। 3d4 होने का मतलब क्या हो गया, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, अरे डी में कितने ऑर्बिटल 5, 4 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने अनपेयर्ड मिले 4। तो एन के प्लेस पे क्या रखने हैं 4 रख के इसमें करो, कितना आया इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक, इसका 4s2 3d5 आया था क्या, देखो जरा 4s2 3d5 होगा। अरे देखो यहाँ 24 हो गया क्या क्रोमियम का, अरे आर्गन का 18 हो गया, आर्गन का कितना हो गया, आर्गन वाले लास्ट में क्या बनेगा 3d6, आयरन का 3d6 4s2 बन रहा था ना, इसका 3d5 4s2 होगा ना, इसका 3d, यही कह रहा हूं ना, इसका 3d2 4s कितना होगा 2 होगा। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तभी तो 3 पॉजिटिव बनेगा, 3 पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, हाँ 3 पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो इससे जाएगा। अच्छा बताओ स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, कम से कम एक को तो फुल फील्ड रखो। अगर यहां से देखो हमने कहा 3d और 4s की जो क्या होते हैं एनर्जी होते हैं ऑलमोस्ट क्या है इक्विवेलेंट है, डी से इलेक्ट्रॉन जाए चाहे 4s से, मतलब एनर्जी में बहुत डिफरेंस नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। अगर यहां से तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 बचेंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 ही बचेंगे, और यहां से 2 निकालेंगे एक यहां निकालेंगे 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे, किसमें ज्यादा स्टेबल रहेगा, अगर इसमें से 3 के तीनों निकालेंगे तो क्या बचेगा लास्ट में होगा ये कितना 3d2 और कितना होगा ये 4s2। अभी कितने अनपेयर्ड होंगे, जितने कम से कम अनपेयर्ड होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी इसकी, हाँ 24 का कितना होगा क्रोमियम का, लास्ट में कितना बच रहा है 18। अरे यार सब लोचा करा देते हो। डी में कितने ऑर्बिटल 5, एस में तो एक ही है भाई, ये है 4s1 वाला हमारा, ठीक है, ये है 3d5। हाँ अब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यही तो लिखे भी क्या है 4s2 3d5। सुनने में कोई हर्ष थोड़ी है, अरे 24 ही तो है, अलग से लिख देंगे पूरा स्टार्टिंग से एसपीडीएफ में, कोई बड़ी बात है क्या, हाँ अरे यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बचेगा लास्ट में बच जाएगा 3d2 और 4s1, कितने अनपेयर्ड हुए 3 हो गए,
अब निकालो 3 से क्या होगा, अरे डी से निकालोगे यहाँ 2, यहाँ 1 हो जाएगा 4, जिसका निकालो यहाँ से 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1, 3 हो गया। 3 रखो, इसमें कितना आएगा, फिर कितना आएगा, यह आएगा 3 इंटू क्या जाएगा 5, कितना जाएगा √15, √15 का स्क्वायर रूट क्या होगा 50, 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3.87, ये आएगा अप्रॉक्स 4 के आसपास, बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन ये सब फॉर्मूला याद होगा तभी कर पाओगे, 2025 का क्वेश्चन है, भी रिसेंटली आया है ये। हाँ हाँ, और मैं इसको बताया था क्लास में, मारूंगा कितनी बार पूछेगा रे, ज्यादा नहीं तो इसको लिखिए 16 - 1, √16 माइनस क्या था 1/2 √16 आ गया। वही क्वेश्चन बार बार पूछता है ना, है इतना कॉन्फिडेंस से पूछ रहा है जैसे लग रहा है एकदम, अरे यार क्वेश्चन कहाँ गया, अरे बिल्कुल ये तो लिया है इसमें, एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड 2, हाँ मैं समझ, एसिडिफाइड KMnO4, देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड 2, सल्फाइड को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा ये, KMnO4 क्या रिलीज करेगा, क्या देगा आपको, अरे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है पता है, क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कराएगा कि रिडक्शन कराएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। और सल्फाइड का मतलब क्या होता है बताओ, सल्फाइड 2, सल्फाइड का मतलब क्या है, Sa2 तो होता है, सल्फेट का बनता है SO3 होता है, वो सल्फाइड का होता है SO3, सल्फाइड का होगा ऑक्सीडेशन तो क्या बना देगा, SO4 भी बन सकता है, और किसी में बढ़ा हुआ है क्या H2O8 भी हो सकता है, अरे 4 भी बना सकता है, H2O8 भी बनेगा, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले बॉन्ड वाले हैं, इसके चांसेस कम है, ये तब होगा जब एसिडिफाइड KMnO4 लेंगे, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा तब, कौन सा, ये जो एसिडिफाइड हमने KMnO4 लिया, जिस एसिड से हमने इसको एसिडिफाई किया है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा तब ये होगा, अगर एसिड डाइल्यूट है तो क्या बनेगा SO4 2-, अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो क्या बनाएगा, ये कुछ नहीं बोला है तो इसको डाइल्यूट मानकर ही चलेंगे, तो बनेगा क्या है ऐसे SO4 2-। ऐसे कॉमन कॉमन क्वेश्चन आएंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं लिख पाओगे, इसमें लिखा है कंप्लीट द एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, कंप्लीट करना है इनको, बैलेंस भी करना है। देखो ये क्वेश्चन आया 2 मार्क्स इन 2025, ऐसे भी नहीं कि हम अपने से कुछ भी दे रहे हैं, जो तुम्हारे सामने तुरंत ओपन कर रहे हैं, तो देखो कहां तक चीजों को समझ पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो। 3D ट्रांजिशन सीरीज गिव एज व्हाट, अब इसमें बताओ, द एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन एज दिस, आंसर द फॉलोइंग, कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव, व्हाई द एलिमेंट इज a strong reducing agent in +2 oxidation state, and why Zn2 plus salt are colorless, why Zn2 plus colorless क्यों है, क्या बताओगे, डी ट्रांजेक्शन नहीं, क्योंकि Zn2 प्लस में क्या था, कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल था, कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा कलरलेस, फिर ये क्या होगा, वाई एलिमेंट इन ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड वाई क्या बताओगे, +2 स्टेट का किसी का बता दो, चलो कॉपर का ही ले लो एग्जांपल, कॉपर का एग्जांपल देखो क्या है, कॉपर का लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, कॉपर की अगर हम बात करें तो लास्ट में क्या आया था 3D10, और क्या आया था यहाँ 4s1, 4s1 था, तो क्या करेगा भैया, अगर +2 होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 2 कहां से बाहर निकालोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3D9, 3D9 का मतलब क्या होगा, डी ऑर्बिटल में कितने हो गए बताओ, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, हाँ
मतलब इधर से कर लो, मैं इधर लगा दिया इसको, एक अनपेयर्ड। हमने कहा जब पार्शियली फील्ड होगा तो इसमें दोनों टेंडेंसी होगी, पार्शियली फील्ड होने का मतलब दोनों टेंडेंसी, मतलब कौन से नेचर का होगा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग भी होगा, और कॉपर का जो साइज है थोड़ा सा उसके हिसाब से ये एक्सेप्शनली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा भी, अभी हमने पढ़ा भी ना, ये एम्फोटेरिक होगा। देखो हाँ तुम्हें बता दी एग्जांपल से एम्फोटेरिक है। और किसी का एग्जांपल बताओ, Fe2+ की बात कर लो आप। Fe2+ में देखो क्या है, आयरन का अगर हम बात करें Fe2+ का, आयरन का कितना होगा, लास्ट 26 है, 26 क्या लिखोगे, आयरन का कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में कितना आएगा इसका, इसका आएगा 3d5 और क्या होगा 4s2, 3d5 और क्या होगा 4s2, यही होगा ना। अरे 3d5 4s2 होगा कि नहीं होगा, अरे है या नहीं है। Fe2+ में क्या होगा 3d5 होगा, अगर 3d5 है तो क्या है इसके d ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो क्या होगा, हाफ फील्ड होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है देने की, दोनों ही टेंडेंसी है, मतलब दोनों की टेंडेंसी कैसे आ जाएगी भैया, एकदम क्लियर रखो। हमने कहा पार्शियल फील्ड होगा तो हमेशा क्या करेगा, हाफ फील्ड होगा, एक होगा फुल फील्ड। जब फुल फील्ड होगा तो एकदम डैम श्योर हो जाओ हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो भाई लेने की चांसेस ही नहीं ना, हमेशा क्या होगा, पार्शियल फील्ड होगा तो हमेशा क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, जब हाफ फील्ड होगा तो तब भी हमने कहा मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रॉन क्या करने की टेंडेंसी रहेगी उसमें, गेन करने की, क्योंकि बॉन्ड बनाना चाहेगा ना, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा ना, लेने की चांसेस रहेंगे। उसके साथ कोई और अगर एजेंट है तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी या गेन कराएंगे वो क्या होते हैं हमेशा, उनका रिडक्शन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे जिसका रिडक्शन कराएंगे वो। ये सब आंसर ऐसे करने होंगे। फिर इसके ऊपर वाला क्या दिया है, कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव, एक्सेप्शनली पॉजिटिव क्यों चार्ज है उस पे, कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव बस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कल ही बताया था ना कॉपर का पॉजिटिव क्यों है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, लो क्या है हाइड्रेशन एनर्जी है, और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी Cu से। हाँ इसका 3d6 होगा, तुम लोगों पे यकीन करने का मतलब, आयरन का 26 होता है, आर्गन का 18 हो गया, 3p6 तो पूरा चला गया, बचेगा उसके बाद क्या 3d, फिर 4s, 26, 8 बचा, 8 का मतलब क्या हो गया, अरे चलो ठीक है फिलहाल तो ये समझो, बस जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो समझो। हाँ तो ऐसे करते करते रहना, लास्ट तक करते रहना, 3-4 पेज में एक ही आंसर लेकर आना, ठीक है। चलो ठीक है फिलहाल जो समझ लें, 3d6 और क्या हो गया ये 4s2, 18 और 6 कितना हो गया 24, 26 होता है 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें क्या है 3d6, अब 3d6 से पार्शियल फील्ड है कि हाफ फील्ड है, पार्शियली फील्ड है, अरे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब पार्शियली फील्ड है, पार्शियल फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है देने की, लेने की है तो ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो क्या होगा, वो जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उल्टा होता है ना, रिवर्स होता है, वहां से रिलेट करेंगे। इसका हमने कल ही एक्सप्लेन किया था अभी कि कॉपर का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों आता है, हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, लो हाइड्रेशन एनर्जी है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी Cu से किसमें कन्वर्ट करने में, इसलिए क्या होगा ये सब एलिमेंट यहां लिखे हैं। अब ये रिएक्शन कंप्लीट करने हैं आपको, रिएक्शन कर पाओगे, देखो यहाँ क्या है, क्या मैंने 4 और माइनस है, क्या है 10 आयोडीन है और 6 H+ है, H+ होने का मतलब क्या एसिडिक मीडियम है, एसिडिक 5 है तो क्या कराएगा इसका, आयोडीन का क्या होगा ये ऑक्सीडेशन कराएगा या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कराएगा,
एक आयोडीन एटम से कितने ऑक्सीजन एटम जुड़ सकते हैं? इससे तीन भी जुड़ जाएंगे, और कितने होंगे? 2 भी हो जाएगा। एक भी अटैच कर सकते हैं नेगेटिव आयन के साथ। लेकिन 10 ऑक्सीजन एटम लिखे हैं, KMnO4 है, वहां 4 ऑक्सीजन एटम है, 4 2 जा कितना हो गया? 8। आयोडीन गैस भी यहां से निकलेगा, I2O3 भी निकलेगा यहां से, है ना? ये सारी रिएक्शंस हैं। तुम इंटरनेट से सर्च कर रही हो क्या? हाँ, ये सारी रिएक्शंस आपको फिर लिखने आनी चाहिए। लेकिन कोई भी क्वेश्चन तुम देखोगे इसमें डायरेक्ट नहीं होगा कि कुछ भी पढ़ के थ्योरी लिख दोगे, या जो भी तुम पढ़े लिखे होगे या जानते होगे कि डायरेक्ट पढ़ के लिख दोगे किसी का आंसर। मतलब ये नेक्स्ट पेज करना। बाकी तैयार तो कर ही रहोगे तुम लोग। देखो इसका SO4 दिया है, आयोडीन गैस निकला, वाटर है यहाँ, SO4 माइनस 3.75 यहाँ दिया है। ये दिखा हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और क्या है? लो हाइड्रेशन एनर्जी। कॉपर का भी जो बता रहे थे। अब याद करोगे तब होगा। कलरलेस क्यों है? क्योंकि डीडी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा? फुल्ली फील्ड होता है एकदम। ये तो अभी कल ही परसों लिखे ना, पढ़े। ये सब याद करना पड़ेगा तब तो आंसर कर पाओगे, बिना कुछ याद हो आंसर होगा नहीं। और पढ़ने की टेंडेंसी है नहीं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ने हैं? तुम लोग इसको रिवाइज करके आओ, इसकी PYQ ही करा देंगे कल। कल तो फिलहाल रे ऑप्टिक्स का पूरा रिवीजन कराएंगे, पूरा डेरिवेशन के साथ अच्छे से, ठीक है? उसको देखेंगे फिर बताएंगे। चलो फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू।